तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में उपस्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में उपस्थित नहीं है? सबसे पहले गुरला मांधाता, नामचा बर्मा, कामेत, नंगा पर्वत। आपके पास चार ऑप्शन है। चारों ऑप्शन में यदि आप देखते हैं तो ये, अगर हम गुरला मांधाता की बात करेंगे तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमेशा रहता है, चाहे आईएएस में पूछे चाहे पीसीएस में पूछे, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ही रहने वाले हैं। तो ये कहां पर पाया जाता है? ये तिब्बत में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? तिब्बत में पाई जाती है, पाई जाती है, भारत में नहीं। ऑप्शन में याद रखिएगा, भारत में नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कौन सी चोटी भारत में नहीं पाई जाएगी? नामचा बर्मा की बात करें, कामेत की बात करें और नंगा पर्वत की बात करें, ये तीनों ही या अरुणाचल प्रदेश या आपके उत्तराखंड कामेत आपका क्षेत्रों में ही पाया जाने वाला एरिया है। इस पे हम लोगों को स्पष्ट रखना है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपस्थित नहीं है। तो कौन सी उपस्थित नहीं है? गुरला आप में उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले मार्ग में खारे जल का प्रवाह पाया जाता है? आपके बराक नदी, लूनी, घग्गर, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं। फटाफट बताते हुए चलें, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोगों को पता होना चाहिए, लूनी नदी जब उद्गम होता है, किसका? लूनी नदी का जब उद्गम होता है प्रारंभिक स्थिति में, तो ये उद्गम स्थल में मीठे जल की झील है, मीठे पानी की झील कही जाती है, मीठे पानी की झील। लेकिन जैसे ही ये आगे बढ़ती है, अजमेर के आसपास के एरिया से आगे बढ़ती जाती है, अजमेर के आगे जाती है, तो वहां से क्या हो जाती है? ये मीठे पानी की जो झील है धीरे धीरे किधर होने लगती है? खारे पानी के झील के, खारे पानी के झील के रूप में परिणित होने लगती है। अब जब खारे पानी के झील के रूप में परिणित होती है, अंतिम में ये कहां पर? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। रण में कहां हो जाती है? ये विलुप्त हो जाती है। तो आप लोगों को यह भी याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लूनी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोगों को क्लियर हो रहा है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? कृष्णा कावेरी नदी का, या महानदी डेल्टा का, या बंगाल डेल्टा का, या कावेरी डेल्टा का? सभी लोग फटाफट इसका आंसर देते हुए चलें। तो आप लोगों को पता है कि मोरीबंद डेल्टा किसका उदाहरण है, किसका उपभाग है? तो यह आपके बंगाल डेल्टा का उपभाग है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें। अब देखिए, जब भी हम लोग डेल्टा की चर्चा करते हैं तो डेल्टा नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित होता है। किससे? नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से निर्मित होता है। निक्षेप से निर्मित होता है, ये याद रखिएगा, निर्मित होता है। अब दूसरी चीज, जब यहां पर निक्षेप की बात मैंने वर्ड यूज किया तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भी हम निक्षेप की बात करते हैं तो यहां पर इसका मतलब क्या हो जाता है? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र निर्मित होगा। क्या हो जाएगा? जलोढ़ मृदा का क्षेत्र निर्मित होगा। अब जलोढ़ मृदा का क्षेत्र निर्मित हो रहा है तो इसका मतलब क्या है? यह अत्यधिक उपजाऊ होगा। क्या हो जाएगा? यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व में लिखिए कौन सा सही क्रम होगा? मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। अब ये कह रहा है पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें बढ़ना है, इसकी तरफ से हमें बढ़ते हुए चलना है। तो यहां पर आप लोग समझिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले सतपुड़ा आएगा, आपका सतपुड़ा आ जाएगा, फिर इसके बाद महादेव आ जाएगा। क्या आ जाएगा? महादेव आ जाएगा, फिर मैकाल पहाड़ी आ जाएगी, मैकाल, फिर इसके बाद आप देखेंगे तो छोटा नागपुर पठार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? छोटा नागपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आप लोगों का बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक और दो ए और आर है। भारत में सर्वाधिक सघनता वाली भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र स्थित है। देखिए हिमालय का निर्माण मैंने कहा है कि याद रखिएगा, इसको ऐसे समझा कीजिए, जब भी हिमालय में भूकंपीय क्षेत्र की बात आती है तो वहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारतीय प्लेट की चर्चा हम लोग करते हैं, भारतीय प्लेट, और यहां पर आपकी दूसरी कौन सी है, तिब्बत प्लेट की चर्चा करते हैं। अब दो प्लेटें यहां पर है बेटा, दोनों क्या हैं, दोनों प्लेटों को यदि देखेंगे तो महाद्वीपीय प्लेट है। यहां पर हिमालय की बात हो रही है, लेकिन मैं आप लोगों को समझा देता हूं महाद्वीपीय प्लेट। और जब महाद्वीपीय प्लेट टकराती हैं तो अधिक गहराई तक नहीं पहुंच पाती, जिसके कारण जहां पर भी महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर होगी वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर भूकंपीय क्षेत्र का निर्माण होगा। सेम यहां पर भारत में भी हुआ। हिमालय में अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित होता है। निश्चित रूप से अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र सदैव उत्पन्न रहेगा। इसका मतलब है कि ए और आर दोनों ही स्पष्ट रूप से सही हैं। कथन ए की आर स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। क्या कर रहा है, स्पष्ट व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए फेमस है, बढ़ती है, प्रसिद्ध है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सा भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन तो कुछ अलग दे दिया है, क्वेश्चन गलत है यहां पर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए सही है? चंबल है, दामोदर है, गंडक है, रामगंगा है। फटाफट बताइए कौन सी नदी जो भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, भ्रंश घाटी के लिए प्रसिद्ध है, फटाफट बताएं कौन सी नदी है। तो याद रखिएगा यहां पर आप लोगों की दामोदर नदी जो है वो कौन सी नदी है, दामोदर नदी जो है वो भ्रंश घाटी के लिए, छोटा नागपुर पठार से आप लोगों को पता है, ये दामोदर नदी की यदि बात करेंगे तो यह छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से कहां से निकलती है, पूर्वी भाग से निकलती है। याद रखिएगा ये छोटा नागपुर पठार के पूर्वी भाग से निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे यदि इसी के चर्चा करेंगे हम लोग, ये किस भाग से बहती है, तो यहां पर याद रखिएगा कि ये झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल ही हमारे पास है। तो यहां पर आप लोगों को याद रखना चाहिए पश्चिम बंगाल में भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। याद रखिएगा तो प्रवाहित होती है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है, मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्म हीन है। नंबर 2 की बात करते हैं, लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। नंबर 3 है वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। अब नीचे दिए गए सही कूट का उत्तर चयन कीजिए, सही कूट का उत्तर चयनित कीजिए। फटाफट इसको हम लोगों को बताते हुए चलना है। इसमें कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा? अब देखिए पहला पॉइंट कह रहा है हिमालय परतदार चट्टानें हैं। बिल्कुल हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, वो आपके टेथिस सागर के मलबे से हुआ है। किसके मलबे से हुआ है? और सागर में मलबा कहां से आता है, मैंने अभी आप लोगों को समझाया था कि सागर में मलबा जो आता है वो कहां से आता है, आपके नदियों के लाए गए निक्षेप के द्वारा होता है।
तो मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जीवाश्महीन है, क्योंकि सबसे ऊपरी परत से टक्कर हुई जिसके कारण जीवाश्म रह भी होंगे तो नष्ट हो गए होंगे। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव के बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट है वाह हिमालय में मानव सभ्यता के, तो वाह हिमालय या शिवालिक हिमालय की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है एविडेंसेस आप लोगों को जो मिले हैं वो शिवालिक हिमालय के क्षेत्र से मिले हैं, तो इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9वां, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती है। पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की तरफ। यदि हम लोग पवनों की बात करते हैं तो फटाफट बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जब आपकी वर्षा किधर से हो रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर हो रही है, तो निश्चित रूप से वर्षा कम मात्रा जो होगी वो पश्चिम से जब पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कारा कोयला और अवस्थित स्थान की बात करते हैं, इसको मिलान करना है हम लोगों को और मिलान करते हुए चलते हैं। तलचीर की बात करते हैं तो तलचीर कहां पर स्थित है? तलचीर महानदी, जो तलचीर क्षेत्र है वह महानदी घाटी में पाया जाता है। कर्णपुरी की बात करेंगे तो कर्णपुरी आपकी कहां पर पाई जाती है? दामोदर नदी के क्षेत्र में। सिंगरौली की बात करेंगे तो यहां पर आपकी सिंगरौली सोन नदी घाटी में पाई जाती है। रेनी की बात करेंगे तो यह महानदी में पाई जाती है। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है। अब श्याम विवरण होता है हवाई जहाज की उड़ान का अभिलेख है, सूर्य का एक धब्बा है, अंटार्कटिका की एक जगह है, सिमट गया तारा है। तो यहां पर किसकी चर्चा कर रहे हैं? जब ये श्याम विवरण की बात कर रहे हैं तो ये ब्लैक होल की चर्चा कर रहे हैं। किसकी? ब्लैक होल की यहां पर चर्चा हो रही है। सबसे पहला पॉइंट। और ब्लैक होल क्या करता है? स्टार के समस्त द्रव्यमान को एक पॉइंट में संकुचित करके अन्य कटक देख लें तो कटक में आप लोगों को याद रखना है कि सबसे पहला यदि हम लोग देखते हैं तो यहां पर आपका डॉल्फिन कटक की बात करते हैं। डॉल्फिन चैलेंज कटक, डॉल्फिन की बात कर लें, डॉल्फिन की बात करते हैं, चैलेंजर की बात करते हैं, चैलेंजर। नेक्स्ट पॉइंट पर यदि हम लोग देखें तो यहीं पर हम लोग बिबियन थॉमस कटक की बात करते हैं। बिबियन थॉमस कटक की बात करते हैं। और भी इसमें आप लोगों के अटलांटिक में कटक पाए जाते हैं, उनकी भी चर्चा हम लोग क्लास में करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगर साइबेरिया रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है? कजाक, उमास्क, सोची, चिता। फटाफट बताइए इसमें कौन सा अवस्थित नहीं है? तो आपकी सोची जो है वह इस साइबेरिया रेल मार्ग में अवस्थित नहीं है, याद रखिएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है? संचार शक्ति, अवशोषित शक्ति, उत्सर्जन शक्ति व वापसी की शक्तियां कौन सी आपकी यहां पर स्थित हैं? फटाफट बताइए। एल्बिडो का मतलब क्या हुआ? एल्बिडो का मतलब होता है कि परावर्तन। किसका मतलब होता है? परावर्तन। ठीक है, क्या है? परिवर्तन। इसका एल्बिडो का मतलब ही होता है परावर्तन, याद रखिएगा। विडो परावर्तन मतलब यदि हम लोग देखें तो जलवाष्प की मात्रा से ये क्या होता है? परावर्तित हो जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो ग्लेशियर में सबसे ज्यादा एल्बिडो की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि सूर्य की रोशनी पड़ती है और परावर्तित हो जाती है। तो वापसी की शक्ति के बारे में इसमें बात हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। सूची 1 वनस्पतियों के प्रकार और क्षेत्र की बात करते हैं। मकवी, फिंगस, चैम्बर, मोन्टेरल। फटाफट इसको देखते हुए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मकवी कहां पर पाई जाती है आपकी? तो यह भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। नेक्स्ट फिंबस की बात करते हैं तो फिंबस को आप लोग समझिएगा, ये दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है?
फीवर दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। चैपरेल की बात करते हैं, चैपरेल कहां पर पाई जाती है? चैपरेल की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, चैपरेल मैंने कैलिफोर्निया में कई बार आप लोगों को बताया भी है, चैपरेल कैलिफोर्निया में पाई जाती है। और आपकी चिली में आ गई। मोन्टेल की बात करेंगे तो 4 2 3 1 4 2 3 1 4 आपका ए ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो होगा वो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां पर फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट को मिलाने का प्रयास था। 2019 के पेपर में मूल्यांकन यह है कि फैक्ट के साथ साथ 2019 में कॉन्सेप्ट आना प्रारंभ हो गया था, मतलब पैटर्न प्रारंभ चेंज का प्रारंभ हो चुका था। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान देश और राजधानियों की बात करेंगे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तिजिकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की बात करते हैं तो इसको राजधानियों को हम लोग यहां पर व्यवस्थित करते हुए चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो ताशकंद इसकी राजधानी है। क्या है? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद। और तिर्किस्तान की राजधानी की बात करेंगे तो दुशांबे है। और यहां पर तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे और किर्गिस्तान की राजधानी की यदि बात करते हैं तो बेसिस है। और ये यदि देखें तो क्रम से यह बिल्कुल तीनों के चारों क्रम बिल्कुल व्यवस्थित दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 आपका ए ऑप्शन वाला पॉइंट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हुए चलते हैं और देखते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां और क्षेत्र की बात करते हैं। अधिजीवित वनस्पतियां बबूल, अबोबाब, देवदार की बात करते हैं और इनको मिलाने का प्रयास करते हैं। सभी लोग इसको मिलाने का प्रयास कीजिए कि कौन सी वनस्पतियां कहां पर पाई जाती हैं। तो अधिजीवी की बात करेंगे तो यहां पर वनस्पतियों की बात करेंगे तो यह कहां पर है? आपके भूमध्य सागरी की बात करेंगे। बबूल की बात करेंगे तो निश्चित रूप से बबूल कहां पर पाया जाएगा? जहां पर रेगिस्तान होगा। रेगिस्तान कहां पर है? इसमें यदि देखा जाए तो सहारा में है। ओबाब की बात करें, देवदार की बात करते हैं तो यहां पर ओबाब की बात करते हैं तो ओबाब कहां पर पाया जाएगा? सवाना के क्षेत्रों में पाया जाएगा। और देवदार की बात करेंगे तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में देवदार की बात करेंगे तो ये आपका भूमध्य सागरीय क्षेत्र में हो जाएगा। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे स्वेज नहर के क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाली झीलों का सही क्रम बताइए। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि या फिर स्वेज नहर से रिलेटेड क्षेत्रों की बात करेगा, स्वेज नहर से रिलेटेड देशों की बात करेगा, या स्वेज नहर से रिलेटेड उसके आसपास के क्षेत्रों की, स्वेज नहर का निर्माण हुआ तो कब हुआ था। दूसरा प्रश्न ये पूछ ले सकता है कि लंदन से स्वेज नहर भारत की बीच की दूरी स्वेज नहर से कितनी घटी कितनी बढ़ी। ये भी प्रश्न आप लोगों से संभवतः पूछा जा सकता है। तो लेक टिम्स की बात करें, लिटिल बिटर लेक की बात करते हैं, ग्रेट बिटर लेक की बात करते हैं तो यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा कि स्वेज नहर में कौन कौन सी क्रम में यदि हम लोग चट्टानों को देखें तो कौन कौन सी आपकी पड़ेंगी। तो सबसे पहले लेक मंजरा सबसे पहले पड़ेगी उत्तर से दक्षिण के क्रम में, ठीक है। फिर लेक टिम्बा पड़ेगी, फिर ग्रेट बिटर लेक बनेगी और फिर लिटिल बिटर लेक बनेगी। इसका मतलब है आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग। निम्न 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन ए और दूसरा कथन आर कहा गया है। हिंद महासागर बड़ी शक्तियों का अड्डा बन गया है, बिल्कुल राइट आंसर है। हिंद महासागर के निकटवर्ती देशों में भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। क्या है? भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको समझने का सभी लोग प्रयास कीजिएगा कि 2 वर्ड ये दे रहा है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, यहां पर कह रहा है बड़ी शक्तियां, लेकिन यहां पर दूसरा भी वर्ड बोल रहा है, लेकिन यह भी सही है। तो आपका यहां पर क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ए और आर दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं 20वां। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और दोनों को स्पष्ट रूप से देखते हैं हम लोग। सूची 1 में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की स्थिति बताई गई है और देश बताए गए हैं। विभिन्न नाम उनके है, बिलिबिली, टाइफून, टाइफू, हरिकेन और बुगैयो की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को पता है बिलिबिली कहां पर आता है। आप लोगों को जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। टाइफू कहां पर आएगा फटाफट बताएं। टाइफू की यदि हम लोग बात करते हैं तो निश्चित रूप से टाइफू कहां पर, नाम से ही फू है तो जापान चले जाइए। और बुगैयो की बात करते हैं, बुगैयो कहां पर आएगा फटाफट सभी लोग बताते हुए चले। बुगैयो कहां पर आएगा? आपका फिलीपींस में
आ जाएगा। और हरिकेन्स की बात करते हैं तो यूएसए में आता है, तो यहां पर 3-2-2-3-1-4 आपका डी ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पौनो की बात कर रहा है, देश की बात कर रहा है, सांता आना, हबूब, यामो और मिस्ट्रल। मिस्ट्रल की बात करते हैं तो यहां पर सांता की बात करेंगे तो सांता आपके कैलिफोर्निया में पाई जाती है। हबूब की बात करेंगे तो हबूब आपके सूडान में पाई जाती है। और यामो की बात करते हैं जापान में। मिस्ट्रल की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए मिस्ट्रल आपके कहां पर पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में ना पाकर ये फ्रांस में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में न पा जाके कहां पर? फ्रांस में पाई जाती है। तो नेक्स्ट याद रखिएगा कि मिस्ट्रल की बात करेंगे तो ये फ्रांस में। नेक्स्ट की बात करते हैं सुमेलित नहीं है, किन की बात करेंगे? कौन से जनजातियों की बात करेंगे? स्थान की बात करेंगे? पिग्मी, कांगो, आगामी, नागालैंड, एनु, जापान, किर्गिज, सूडान की बात करते हैं तो यहां पर आप लोगों को स्पष्ट याद रखना है कि यह आप लोगों का कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहां आप लोगों को सबसे पहले पिग्मी की बात करते हैं तो कांगो में पाया जाता है। अंगांगी की बात करेंगे, आगामी की बात करेंगे तो नागालैंड में पाया जाएगा। एनु की बात करेंगे जापान में पाया जाएगा। किर्गिज की बात करेंगे तो यह आपके पूर्वी मध्य पूर्व एशिया में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? ये एशिया की जनजाति है। तो यह भी आप लोगों का यही वाला डी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है क्योंकि 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 0 से 14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। फटाफट इसे बताते हुए चले, सभी लोग इसको बताते हुए चले। तो यहां पर याद रखिएगा कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 से 59 वर्ष की सापेक्षता अधिक है। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 से अगर 59 वर्ष की आयु में भारत के लोग ज्यादा हैं तो निश्चित रूप से वो किस पे कि दूसरों पे डिपेंड ना रहकर वो अपने कार्य को स्वयं करने का प्रयास करेंगे और अपना धन का अर्जन करेंगे और अपनी जीविका का उपार्जन करते हुए अपने जीवन की दिनचर्या को व्यतीत करेंगे। तो निश्चित रूप से आयु अनुपात निर्भरता भारत में घट रही है। इसका